कसूर था? मेरे घर भाई का क्या कसूर था? क्यों मारा इन्होंने मेरी मामा को? क्यों मारा मेरे मुन्नो को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 17 जून 2014 पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन बाब, जब कानून के रखवालों और कानून के मुहाफ़िज़ों ने मुल्क पाकिस्तान और अपने ही वतन की बेटियों पर गोलियां बरसाईं और उन्हें गोलियों का निशाना बनाते हुए न सिर्फ शहीद किया गया, बल्कि रियासती दहशतगर्दी की वो मिसाल जो आज तक कभी किसी मुल्क में देखी न गई हो। जब रात की तारीकी में एक पुरअमन जगह पर, एक पुरअमन इदारे पर और उसके निहत्ते बासियों पर हमला करके पहले शेलिंग और पथराव का शिकार किया गया हो और उसके बाद डायरेक्ट फायर करके 100 से ज़्यादा लोगों को न सिर्फ ज़ख्मी किया गया हो बल्कि 14 लोगों को शहीद कर दिया गया हो। ये पाकिस्तान की तारीख़ का वो स्याह तरीन बाब है। आज 17 जून 2014 से 17 जून 2020 ये पाकिस्तान की तारीख़ का वो स्याह बाब है जिसमें रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में कितने ही घर उजड़े हैं, कितनी माँओं की गोदें उजड़ी हैं, कितने बच्चे यतीम व यसीर हुए हैं, कितने ही बुज़ुर्ग माजूर हुए हैं जिनको लाठियाँ मार मार कर जिनकी हड्डियाँ तोड़ दी गई हों, कितने नौजवान ऐसे हैं जिनको सारी ज़िंदगी के लिए माजूर कर दिया गया है। और ये सब कुछ करने वाले कोई और नहीं, ये सब करने वाले कोई और नहीं बल्कि इसी मुल्क के वो नाम नेहाद मुहाफिज हैं जिन्होंने पंजाब पुलिस का भेस बदल के और कानून के रखवाले होकर अपने ही वतन के शहरियों और अपने ही कलमा गो बहन और भाइयों पर ये सितम ढाए हैं। आप तारीख़ उठा कर देख लें 6 साल पहले की, तो 6 साल गुज़र जाने के बावजूद आज भी मिनहाजुल कुरान के कारकुन, मिनहाजुल कुरान के वर्कर्स कानूनी जंग लड़ रहे हैं और इतने जुल्म व सितम के बावजूद हक पर डटे रहने का खमियाजा 5-5 साल कैद की सूरत में काट रहे हैं। और सिर्फ बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। वो लोग जो हक के साथ उठे और जिन्होंने हक का साथ दिया, उन्हें आज दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुजरिम कहकर जेलों में डाला गया है और न जाने उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा होगा। आज की ये नशिस्त इस हकीकत की गम्माज़ी करती है कि मिनहाजुल कुरान के रुफ़का इतनी कुर्बानी के बावजूद न थके हैं न झुके हैं, बल्कि कानूनी जंग जारी रखते हुए, कुर्बानियाँ देते हुए असीर हुए हैं, गाज़ी हुए हैं, शहीद हुए हैं, माजूर हुए हैं। लेकिन आज भी हम कानून का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और वो अमन की तरबियत जो हमारे कायद ने हमें दी है, उसी तरह से पुरअमन रहते हुए आज भी हम इंसाफ के मुतकाज़ी हैं। आज 17 जून 2020 आज सानिया मॉडल टाउन को 6 साल गुज़र चुके हैं और आज का ये प्रोग्राम मैं मिनहाजुल कुरान विमेन लीग की तरफ से स्पेशली डेडिकेट करती हूँ हमारी उन 2 बहनों को जिन्होंने उस रात जामे शहादत नोश किया। और आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं तंजीला शहीद की बेटी और वालिदा। आइए इन्हीं से पूछते हैं कि इनके दिल पे क्या बीती होगी, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि अपनी माँ को स्टेट टेररिज्म के नतीजे में शहीद होते देखने के बाद आज इनके जज्बे क्या कहते हैं और आज ये इंसाफ के लिए किस किस दरवाज़े पर जाती हैं और इंसाफ तलब करती हैं, तो जवाब क्या आता है। और इसके साथ ही एक बात जो मैं कहना चाहूँगी,
मिनहाजुल कुरान विमेन लीग के प्लेटफॉर्म से मिनहाजुल कुरान विमेन लीग की नुमाइंदगी करते हुए और पूरी दुनिया में अपनी बहनों की नुमाइंदगी करते हुए कि हम अपने शुहदा की कुर्बानियों को वल्लाह नहीं भूले। फ़िज़ा में रची उस खून की खुशबू की कसम और हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मदज़िल्लाहुल आली की कसम, हम अपने शुहदा की उन कुर्बानियों को नहीं भूले और हम इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे और जाने भी जाएं, चाहे हमें भी शहीद किया जाए और हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो हम इस कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। और हमेशा वही कौमें कामयाब होती हैं जो अपने शुहदा के खून पर समझौता नहीं करती। मैं खुश आमदीद कहती हूँ बिस्मा आपको कि आज के दिन आपने हमें यहाँ वक्त दिया और हमें ज्वाइन किया। मैं आपको एक बार फिर आपको आंटी कि आपने आज इतना बड़ा दिन है आपकी ज़िंदगी का, जब आप अपनी बेटी की शहादत देखती होंगी, सोचती होंगी आज के दिन, आपने इस दिन हमें वक्त दिया। मैं आपको यहाँ खुश आमदीद कहती हूँ। और मैं पहला सवाल भी आपसे ही करना चाहूँगी। आज 6 साल गुज़र गए हैं और यकीनन उस रात आप जैसे बताती हैं पहले भी, उस रात आप तंजीला बाजी और शाज़िया बाजी के साथ थीं। मैं आपकी ज़ुबानी मैं भी और इस वक्त जो हमारे देखने वाले हैं वो भी सुनना चाहेंगे कि 17 जून 2014 की रात जिस वक्त तंजीला बाजी की शहादत हुई, जिस वक्त उन्हें गोलियां लगीं, उस वक्त आप कहाँ थीं और वो सब मंज़र आप अपनी आँखों देखी बयान करें। मैंने पहली जो रात जब हमला हुआ है किबला हुजूर के घर, उस दिन रात मुझे तो पता ही नहीं, तो पता चलिया तो मेरी बेटी नमाज पढ़ के दरूद पाक पढ़ रही। छोटी मेरी बेटी शाजिया ओदी कोई तबीयत ठीक नहीं सी, ते वैसे नमाज नहीं सी उन्हें पढ़ी हले, उठ के बैठ गई। मेरे बेटे, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, जो मेरा छोटा भतीजा है बिस्मा के जो चाचू हैं, तीनों आ गए। सुनिया ही है ना, तो उसी टाइम जब पुलिस आना शुरू हाँ जी उसी टाइम वो आ गए ने। दोबारा साढ़े नाल फोन ते राबता हो रहा है, तो तकरीबन 8 का टाइम हो गया है, मैं नहीं गई। मेरा इन्ना दिल ज़रा ना परेशान सी बहुत ज़्यादा। वो सुनिया ही अचानक किबला हुजूर दे घर ते हमला हो गया, तो दिल बहुत ज़्यादा ना परेशान हो गया। रात को ना असी गए पहुँचे तो तुसी नहीं जे आए। मेरी बेटी तैयार हो गई है, बिस्मा भी, मेरी भतीजी, मैं और जिन्ने साढ़े दूसरे घर वाले ने वो भी तैयार हो गए ने। असी आके रक्शे ते बैठ गए, कोई और जड़ियाँ साड़ियाँ नाल तहरीकी सन उन्होंने भी नाल लिया, लैके असी रक्शे ते बैठ के आ गए। आके सूरत हाल जिहड़ी है खतरनाक है। बाकी असी पहुँच आए हैं, पहुँचे हैं तो मेरी बेटियाँ जिस रक्शे च बैठियां सन रक्शा पिछे रह गया। वो लेट आए, उतों लथे हैं तो लथ के ना ते वो ना फायरिंग हो रही है, शैलिंग हो रही हाँ शैलिंग फायरिंग। पहले भी शीशे टुट टट गए सन। साढ़े तहरीक दे लड़के ना अगे खलो के ना, तो ना कोई पता जे सोटियां या वो रोड़े रूड़े वगैरह लैके खलोते ने, तो अगे सोटियां पईयां ने। जिन्नियां सी गईयां सब ने सोटियां चुक लियां ने। तो मेरे से एक बड़ी सोटी आ गई, तो आदे वेखो साडी आंटी दे जज्बे। असी आ गए, आके जिस वेले वड़े हैं विच पार्क विच, ते शैलिंग बहुत ज़्यादा होने लग गई है। बिस्मा तो बेहोश भी हो गई है, छोटी सी। बाकी पानी मेरिया बेटियां दौड़ते, मैं ना अपने किबला हजूर दे ना जिस असी कोल आउंदियां तो मेरी बेटी तनजीला मेरे नाल रह जाती, बिस्मा इहदी फुफ्फो सारियां ना सारा ग्रुप जी वो अगे असी दो पिछे। मेरा छोटा बेटा है ना, ते बिस्मा जेह्ड़े चाचू ने वो ते एक होर साडा तहरीकी लड़का है, ते अगे खलोते ने। ते ज़रा सूरत हाल ना बई नाजुक है ना, इन्ना परेशान ने। ते मेरी बेटी कहती, मेरी तनजीला कहती है अम्मी जी सूरत हाल माड़ी है, वेखो ना किन्ने परेशान ने। ते असी बस पार्क च चलियां गईयां, उत्थों ही शैलिंग शुरू हो गई है। इस तरह ही बस कोई सूरत हाल जड़ी है ना बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर ही लंघी, तकरीबन 11 बजे ने ते फायरिंग शुरू हो गई। इन्हां दे नाना अबू जिहड़े छोटे उन्हां दे भाई वो भी नाल ने,
ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਰੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਤੇ ਰੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ 3 ਦਿਨ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਹਲੇ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਬਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਸ ਜਿਸ ਵੇਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਗੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋਤੀ ਗਏ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਨਜ਼ੀਲਾ ਵੀ, ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ, ਬਿਸਮਾ ਹੋਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਘਰ ਆਉਣੀ। ਮੈਂ ਦੌੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਨਜ਼ੀਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋਨੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਥੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਝ, ਮੈਂ ਬਸ ਨਾ ਚੀਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਜ਼ਗਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਸ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆਨੀ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਲਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਚਾਚੂ ਨੇ ਚੋਕਰੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਸੜਕ ਗਰਮ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ इंसाफ तकाजा करता है कि एक माँ का दर्द देखा जाए, ये आंसू देखे जाएं, ये सिसकियाँ सुनी जाएं। ये आपके कौम की बेटी है जिसकी कहानी बताई जा रही है, जिसको सरेआम सड़क पर उसके जबड़े पर गोली मार दी गई और उसकी लाश को रखने के लिए भी कोई सायादार जगह मौजूद न थी। ये एक आज़ाद मुमलिकत है जिसके बासी आज़ाद हैं। खुदारा जिस माँ की सिसकियों को सुने जिसने अपनी जवान बेटी को खोया है। कोठी वाले ने दरवाज़ा खोलिया, सारे लोग अंदर चले, मेरी बेटी सामने उन्हें लटा दी। दूसरी बेटी ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਿਆ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਲੈ ਚੋ, ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੈਪ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ। ਤਨਜ਼ੀਲਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕ ਪੇ ਕਰਦੇ। इसके साथ ही शाजिया बाजी को भी गोली लगी थी। शाजिया बाजी को गोली कैसे लगी? ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਸੀਨੇ ਚ ਇਸ तरह उसी वक्त तड़फ खत्म हो। तंजीला बाजी बाद में हॉस्पिटल जाने तक अभी जिंदा और शाजिया बाजी जैसे ही सीने हाँ पे जी गोली उसी टाइम ही खत्म हो। आपने कैसे 2 जवान बेटियों की लाश उठाई होगी? मैं बिस्मा नहीं बिस्मा ਜਿਹੜਾ ਦੋਗੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾਨੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਹੋ ਜਾਨੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ। बहुत बड़ा है, लेकिन एक इंसान की ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ उसकी माँ होती है। और आज से 6 साल पहले उस वक्त सानिया मॉडल टाउन की रात आप वहाँ मौजूद थी। आपकी उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? आपको इतना चूँकि सख्त हालात थे, शेलिंग पूरी रात से चल रही थी, पथराव चल रहा था, लाठी चार्ज चल रहा था, तो आप वहाँ मौजूद थी और सुबह शहादत हुई चूँकि आपकी वालिदा की, आपकी फुफ्फो की। तो वो सारी रात उस तकलीफ़ के बावजूद आप लोगों को क्या चीज़ थी जिसने वहीं खड़े रखा? वो क्या ऐसी मोहब्बत, वो क्या ऐसा जोश, वो क्या ऐसा जज्बा था जिसने इतने सख्त हालात में भी आपको वहाँ जमाए रखा? आपके पाँव, आपकी फ़ैमिली के पाँव और मिनहाजुल कुरान के रुफ़का के पाँव वहाँ जमे रहे। वो क्या ऐसी फीलिंग्स थी जिसने आपको वहाँ से हिलने नहीं दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम और सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
میں کہوں گی کہ جہاں تک بات آپ نے کی کہ اس وقت کیا شہادت کے وقت آپ کے جذبات کیا تھے، ان جذبات کو الفاظ میں بتانا مشکل ہے. کہ میں یہی کہوں گی کہ 6 سال گزرنے کے بعد آج بھی رات کو جب وہ دن یاد آتا ہے، جب ماما کی وہ تڑپ یاد آتی ہے کہ میرا تکیہ بھیگ جاتا ہے، کہ الفاظ نہیں ہیں کہ وہ ایک ایک لمحہ، وہ ایک ایک گھڑی، وہ بھیانک رات آپ بھول نہیں سکتی. وہ میری زندگی کے 6 ماہ شاید میں اپنی زندگی میں کہ آخری سانس تک نہیں بھولوں گی. اب خود کو سنبھالنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، انسان اپنے اوپر بیتی شاید برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھتی تھی نا تو وہ خالہ سے سوال کرتا تھا اور میرے سے، آپ بھی میرے سب کزنس کی تو ماما ہے، تو پھر علی حسن کی ماما کدھر ہے؟ اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں اور ہوتا. پھر اس کو یہ بتانا کہ تمہاری ماما کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، تمہاری ماما بے گناہ تھی، تمہاری پھپھو کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اس ملک کے اداروں نے اس معصوم عورتوں کو بنا کسی قصور کے دن دہاڑے اتنی بے دردی سے شہید کیا، اتنی بے دردی سے شہید کیا کہ ہماری زندگیاں ہلا کے رکھ دی. صرف وہ 2 خواتین نہیں گئی ہماری فیملی کی، جو 6 سال کا عرصہ ہم نے کانٹوں پہ چل کے ہمارے خاندان نے، آپ نے نانوں کی بھی ساری گفتگو بالکل سماعت فرمائی ہوگی. ایسے لگ رہا ہے کہ آج ہی 17 جون ہے. ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی ماما اور پھپھو نے شہادت دی ہے، ابھی کچھ ہی گھنٹے گزرے ہیں. اور یہ اٹ سیلف بہت تکلیف دہ چیز تھی، اور یقیناً جس طرح آنٹی کے جذبات بھی اس وقت ترجمانی کر رہے ہیں، جوان ویسے کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ اٹ سیلف ایک تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، اور دن دہاڑے بے قصور ہوں آپ اور حکومتی اداروں کی طرف سے ہی آپ کو اتنی تکلیف دہ موت دی جائے تو یہ بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. لیکن یہاں ایک کویسچن جو میں بسمہ آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی اور جو پہلے کرنا چاہوں گی، آپ نے جس طرح کہا کہ یہ 6 سال کیسے گزرے ہیں یہ صرف آپ جانتی ہیں یا اللہ رب العزت جانتا ہے. ان 6 سالوں میں آپ کی محبت میں کمی آئی منہاج القرآن کے لیے، حضور شیخ الاسلام کے لیے؟ بالکل، میں اس بات کے اوپر ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ 6 سال ماما کی شہادت اور اس کا دکھ تو ایک علیحدہ چیز تھی، لیکن اس شہادت نے، اس پوری ڈاکٹر صاحب کی تربیت نے ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی باندیاں بننا سکھایا تھا. ہمیں وہ عمل سکھایا تھا کہ وہ یاد آ جاتی ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی، جنہوں نے اپنا سارا خان وادہ کربلا میں شہید کروا دیا، لیکن پھر بھی یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر خطاب کیا اور اپنی خودداریت پر اور عزت پر اور اپنے اپنے بھائیوں کی تمام اس شہادت قربانیوں کو اتنا اچھا کیا کہ انسانیت اور قیامت تک کے لیے مشعل راہ بن گیا. آپ اتنی مضبوط، آپ کو لگا تھا کہ کبھی ہوں گی؟ جو اس ایک سانحے نے آپ کو اتنا مضبوط کر دیا، جس طرح اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ 6 سال میں آپ کو وہ رول ماڈل نظر آتا ہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، کہ وہ آپ کے لیے رول ماڈل ہیں، سیدہ زینب آپ کے لیے سلام اللہ علیہا رول ماڈل ہیں، تو وہ اتنا اسٹرانگ آپ کی ماں کی شہادت نے آپ کو بنا دیا. اور اسی پازیٹیوٹی کو لے کر اور اسی جو ہے وہ موٹیویشن کو لے کر آپ آج تک اپنی ماں کا کیس لڑ رہی ہیں. بالکل، ماما کی شہادت اصل مین وجہ بنی میرے اندر وہ طاقت پیدا کرنے کی، کیونکہ اگر کسی عام چیز میں، عام جگہ میں ان کی شہادت ہو جاتی یا کسی ویسے روڈ ایکسیڈنٹ تو ان کا وہ شاید وہ چیز میرے اندر پیدا نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک مشن، ایک جذبے کی خاطر انہوں نے جان دی اور اسی چیز کو آگے لے کے میرے لیے بڑھنا باعث فخر ہے. بے شک دکھ تو ان کا میرا بہت زیادہ دکھ ہے، اس کا تو کوئی میں دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن میرے لیے یہ ایک بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ یہ میرے لیے پراؤڈلی ہے کہ میں ایک شہید کی بیٹی ہوں. اور جب مجھے دکھ ہوتا ہے تو جب یہ خیال آتا ہے کہ میں ایک شہید کی بیٹی ہوں، میری ماما میرے لیے زندہ مثال ہے، مجھے وہ اور کچھ نہیں زندگی میں چاہیے، تو میرے اندر وہ ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ماما نے جس راہ کے لیے، جس وجہ سے قربانیاں دی، مجھے اس مقصد کو آگے لے کے چلنا ہے، چاہے کیسے بھی حالات ہوں. اسی وجہ سے، لیکن دوسری طرف آپ نے ابھی انصاف کی بات کی، دوسری طرف ان کو بے گناہ شہید کیا گیا، اور ایک انسان کا قتل پوری
میں اسی بات کی طرف آنا چاہ رہی ہوں. جس دن آپ انہیں لے کر, جیسے شازیہ باجی کی تو فوراً سے ڈیتھ ہو گئی تھی سینے پہ گولی لگنے کی وجہ سے, تنزیلہ باجی کو جو آپ کی والدہ تھیں انہیں جبڑے پہ گولی لگی تھی اور کندھے سے گزر گئی تھی. آپ انہیں لے کر ہاسپٹل گئے تھے اور اس وقت ہاسپٹل جانے تک آپ کو 1 منٹ کو بھی لگا تھا کہ آپ کی والدہ کی شہادت ہو جائے گی؟ میں تو اس سارے سانحوں کو لے کر تقریباً کافی گھنٹوں تک, شہادت کے بعد گھر آنے تک میں یہ سوچتی رہی کہ یہ خواب ہے اور شاید یہ پتہ نہیں میری آنکھ کب کھل جائے. آپ اسے خواب تصور, ایک بہت یہاں جو چیز ہے, اس وقت جب آپ ہاسپٹل تھیں وہ ویڈیو سب ہی دیکھتے ہیں, اور میں آج بھی کہوں گی کہ اگر آپ حقیقت دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ ساری کوریج موجود ہے, دیکھیں اس پروگرام کے بعد اور نکال کے دیکھیں. اس میں آپ جب ہاسپٹل تھیں تو آپ بہت شدید رنج اور تکلیف میں ایک بات کہہ رہی تھیں, کیا قصور تھا میری ماما کا, کیا قصور تھا میری پھپھو کا, انہیں کیوں شہید کیا گیا؟ اس سوال کا جواب ملا؟ اس سوال کا جواب انفارچونیٹلی نہیں ملا. قصور سمجھ نہیں آیا. قصور میری ماں کی سسکیاں یاد ہیں, پھپھو کا تڑپ کر مر جانا یاد ہے, لیکن قصور سمجھ نہیں آیا. سمجھ نہیں آ رہا. ان کا قصور تھا, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کا قصور کیا تھا. ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اس ملک کی بالادستی کے لیے بات کی تھی, یہاں غریب کو اٹھنے, غریب کے لیے حق کے انصاف کے لیے بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر کبھی کسی بسما کی ماما کو شہید کر دیا جائے نا تو اس کے قاتل کا اسی وقت گریباں پکڑ کے اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے, جس میں 1 دن کی بھی تاخیر نہ ہو. یہاں 6 سال گزر کے ان کا قصور یہ تھا, ان کا قصور یہ تھا کہ وہ پرم تھی, وہ پرم تھی. ان کا قصور یہ تھا. اسی قصور نے ان ماما اور پھپھو کو کی جانیں لے لی. لیکن کچھ عرصہ پہلے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس ثاقب نثار نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ آپ اپنی پڑھائی کو فوکس کریں اور آپ اپنی ماما کے خواب کو پورا کریں, آپ کو انصاف میں دلاؤں گا. یہ ایک اسپیسیفک پوری میڈیا پر یہ چیز دکھائی بھی گئی ہے, اور آپ کیونکہ اپنی ماما کا کیس اس عمر میں بھی خود لڑ رہی ہیں, آپ کورٹ بھی جاتی ہیں, اس بات کی طرف بھی میں آؤں گی. لیکن مجھے بتائیں, کیا وہ وعدہ جو ایک ادارے کے ہیڈ نے آپ سے کیا تھا, وہ وعدہ کہیں پورا ہوتا نظر آ رہا ہے, اور اس میں کیا ڈیولپمنٹس کچھ ہیں؟ بالکل. میری چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, کیونکہ ہم انصاف کی جدوجہد کافی, اس کے لیے ہم نے احتجاج بھی کافی کی ہے اور کافی باقاعدہ دھرنا ہوا, صرف ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے انصاف کے لیے. جب ہم چیف جسٹس صاحب کے پاس گئے نا تو میری ان سے میٹنگ, ہم یعنی کہ ہمارے وکلاء کی اور میری میٹنگ ہوئی. انہوں نے میرے سر پہ دستے شفقت رکھ کے کہا کہ بیٹا آج سے انصاف دینا ہماری ذمہ داری ہے, آپ اپنی ایجوکیشن پر, اپنی تعلیم پہ فوکس کریں, آپ کو انصاف دلانا یہ اداروں کا کام ہے. تو آپ جب دیکھیں کہ جب ایک سربراہ کمٹمنٹ کرتا ہے تو وہ پورے ادارے کی کمٹمنٹ ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ایک کوسچن مارک ہے, میں یہ بات یہاں کرنا چاہوں گی, یہ ایک کوسچن مارک ہے آج ایک آزاد اسلامی ریاست کی عدلیہ پر, کہ آپ ایک یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ کمٹمنٹ, اور ان کی کوٹیشن یہ ہے, ان کا سنٹنس یہ ہے کہ ایک ادارے کے ہیڈ کی بات پورے ادارے کی کمٹمنٹ ہوتی ہے. آج 6 سال گزر جانے کے باوجود میں اعلیٰ عدلیہ کے دروازے پر دستک دے کر یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیوں ایک اسلامی ریاست کی عدلیہ اس قدر گہری نیند سو رہی ہے کہ سب حقائق سرعام ہونے کے باوجود نہتے پاکستانیوں کو ڈائریکٹ گولیاں کھاتے شہید ہوتے دیکھنے کے باوجود, JIT رپورٹس کے باوجود, سب کچھ ہونے کے باوجود, وعدوں اور وعیدوں کے باوجود, ایوانوں میں جذباتی تقاریر اور وعدوں کے باوجود, آج تک ایک بیٹی اپنی ماں اور اپنی پھپھو کے لیے منتظر نظر آتی ہے. میں پھر بسمہ آپ کی طرف چلوں گی. مکمل کرنا چاہوں گی کہ جب ہم چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ اس کے بعد ہم نے سپریم کورٹ تک گئے اسلام آباد میں, تو ڈاکٹر صاحب نے خود سارے دلائل دیے اور کہا کہ اور JIT بنی ہے. ہمارے یہی ریکویسٹ تھی اور یہی ہمارا اسی لیے دھرنا بھی ہوا تھا, ہمارا مطالبہ تھا کہ صاف شفاف تحقیقات, بالکل, کیونکہ جو پچھلی JIT بنی تھی اس میں ہمارا ایک بھی گواہ, ایک بھی شہید کے ورثہ, کسی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا, اور کسی کا کوئی جو تھا نا وہ قلم بند نہیں تھا کسی کا بھی.
लेकिन हमने जब जीआईटी चीफ जस्टिस साहब ने बनाने का हुक्म दे दिया और जीआईटी ने 90% अपना काम मुकम्मल भी कर लिया था और यानी कि हमें नजर आ रहा था कि साफ और शफाफ तहकीकात होनी जा रही हैं, लेकिन एक पिटिशन दायर की, खुद एक कातिल जो था सानेहा मॉडल टाउन का, उसने पिटिशन दायर करके और इस जीआईटी के स्टे ले आया और इस जीआईटी का काम रोक दिया। उस जीआईटी के काम की रुके की वजह से आज तक जो है वो कोई काम में जो है वो पेशरफ्त नहीं हो सकी और इंसाफ, अभी भी हम इंसाफ के मुतलाशी हैं और इंसाफ वहाँ का वहाँ ही खड़ा हुआ है और कोई भी, मेरे ख्याल से हमने कोई पाकिस्तान तहरीक मिनहाजुल कुरान इस अदारे ने और शेखुल इस्लाम प्रोफेसर मोहम्मद डॉक्टर ताहिर कादी ने और शहीदों के वरसा ने कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ दस्तक ना दी हो। लाखों करोड़ों रुपया इस केस पे खर्च कर चुके हैं, और कानूनी जंग जारी है पुरअमन तरीके से, और दुख एक साइड पे, इतनी स्ट्रगल के बावजूद इंसाफ नहीं मिल सका। सबसे यहाँ बात जो दुख वाली ये है कि एक तो शहीद किया जाता है और ऊपर से उससे बड़ा जुल्म ये किया जाता है कि वो जो शोहदा के वारिसीन हैं और जो भी वो इंसाफ के लिए धक्के खाते रहें, लेकिन इंसाफ कभी भी उनको इतना दस्तरस से बाहर कर दिया जाता है। आपको कैसा लगता है बीइंग अ डॉटर, लाइक ये इट्सेल्फ एक तकलीफ़ दे अमल है कि आपने इतनी तकलीफ़ दे मरहले से आप गुज़री, आपके घर में 2 शहादतें हुई, आपकी फुफ्फो की और आपकी वालिदा की, और उसके बाद इतनी छोटी उम्र में आपको अदालतों में जाना पड़ता है। हर पेशी पर आप एक नई उम्मीद के साथ जाती होंगी कि मे बी आज कुछ रिज़ल्ट निकल आए, और जिस वक्त जवाब मैं ये सवाल सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि मे बी कहीं हमारे देखने वालों को आपकी तकलीफ़ का एहसास हो जाए कि किस होप से आप अदालत में जाती हैं और उसके बाद फिर आपको कैसा महसूस होता है जब कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता। मामा की शहादत के बाद ना मैंने इसको सोचा कि ये सारा अमल एकदम से कैसे हो गया कि अपनी ही मुल्क के मुहाफिजों ने हम पे गोलियां चला दी। और जब मामा की शहादत थी ना तो ये बात मैंने सोची कि मामा का उस टाइम ये खून का कतरा कतरा पुकार रहा था कि बिस्मा इनकलाब जिंदा है, बिस्मा तुमने लड़ना है। मुझे ये बात उस शहादत के बाद समझ आई कि इनकलाब क्या है, कि इनकलाब क्या है और मुस्तफ़वी इनकलाब क्या है। इतनी छोटी सी उम्र में आप इनकलाब की बात करती हैं, आप कानून की बालादस्ती की बात करती हैं बिस्मा। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का विज़न, इसका मतलब है कि आपको बहुत क्लियर है। बिल्कुल। और ये आपकी माँ, आपकी वालिदा के साथ आपकी आखिरी कोई ऐसी बात हुई हो जिसने आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि आपने अपनी ज़िंदगी का मकसद इस मिशन और अपनी वालिदा की जो है वो शहादत और उनके जो मुजरिम हैं उनको कैसर किरदार तक पहुँचाने के लिए आप लड़ रही हैं। बिल्कुल, मामा की शहादत ने मुझे ये मोटिवेशन दी है, बल्कि मामा की शहादत से कुछ अर्सा पहले मतलब जैसे जैसे तहरीक आगे बढ़ती गई, मामा और घर में बातें होती रहती थी, वो एक दिल में एक जज्बा तो था, लेकिन इस हद तक नहीं था कि मतलब कि अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दें। लेकिन शहादत के बाद ये जज्बा ईमानी, और मैं इस पे अल्लाह ताला का शुक्र एक तरफ से बजा लाती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस राह के लिए अपनी मामा की शहादत का और पुप्पो की शहादत का जो है वो इंसाफ लेने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे जो है वो चुना है। मैं यही कहना चाहूँगी कि केस हमारा, मैं हाई कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट, और इस केस को जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं लड़ती रहूँगी, चाहे इंसाफ के लिए हमें कहाँ तक जाना पड़े। आपने डॉक्टर साहब का अक्सर सुना होगा, डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर मैं ज़िंदा ना भी रहूं तो मेरी औलादें भी कभी सानेहा मॉडल टाउन के शोहदा के साथ और वो शोहदा के वारिसीन कभी इस केस के साथ समझौता नहीं करेंगे, हम जंग लड़ते रहेंगे। वो कहते हैं ना, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। और आप इस उम्मीद को लेकर बैठी हैं कि कभी उनका हिसाब होगा। और ये आज 17 जून 2020, ये 6 साल कितने अज़ियतनाक गुज़रे होंगे, कितनी तकलीफ़ और कितनी ही सर्द आहों के साथ गुज़रे होंगे, और इसके साथ कितनी ही उम्मीद के जुगनू फिर जगमगाए होंगे कि कभी तो उन लोगों का भी हिसाब होगा जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, हुकूमतें बदल गईं, निज़ाम बदल गए, लेकिन
जिन लोगों ने बस्ती उजाड़ी थी, जिन लोगों ने निहत्ते पाकिस्तानियों और निहत्ते मुसलमानों पर ये जुल्म किया था, आज भी उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। आज कानून की शफाफियत और कानून की बालादस्ती पे ये क्वेश्चन मार्क है कि हुकूमत बदल जाने के बावजूद भी क्यों उन लोगों को कटहरे में नहीं लाया गया। मैं ये सवाल हुकूमत वक्त से भी करना चाहूँगी, आला अदलिया से भी करना चाहूँगी कि इंसाफ के तकाजे आखिर कब पूरे होंगे। कितनी ही बेटियों को ऐसे ही कब तक शहीद किया जाता रहेगा। कितने ही घराने ऐसे हैं जो आपके इंसाफ के मुंतज़िर बनकर बैठे रहेंगे। उस कौम से खैर और बरकत उठा ली जाती है जहां जालिमों को छूट दी जाती है। मैं ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगी कि वही लोग जो साने मॉडल टाउन के करते धरते हैं, वही लोग जो इसकी प्लानिंग और इस सारी कत्लो गारत में मुलव्विस हैं, क्यों उन लोगों को आज भी नवाजा जा रहा है। सिर्फ इसकी एक मिसाल देना चाहूँगी SP सुलेमान की। वो साने मॉडल टाउन की प्लानिंग में शरीक थे, इसके बावजूद अभी रमज़ानुल मुबारक 1 महीना कबल उनको बाकायदा मोटरवे पे एक खुसूसी तरक्की दी गई है और उन्हें प्रोमोट किया गया है। 19 ग्रेड तक प्रोमोशन मिली है। ये एक मिसाल है जो मैं दे रही हूँ। कहाँ हैं अपनी कौम को सर्व करने वाले इनकिलाब और कहाँ है तब्दीली का नारे लगाने वाले जो आला ईवानों में बैठकर कहते थे कि हम हुकूमत में आए तो हम साने मॉडल टाउन की शफाफ तहकीकात के बाद मिनहाजुल कुरान के रुफ़ाका को इंसाफ दिलाएंगे। कहाँ हैं वो इंसाफ की बात करने वाले, कहाँ हैं तब्दीली की बात करने वाले जो ये कहते थे कि उनके ज़माने में और उनके राज में और उनकी हुकूमत में कोई ऐसा ना होगा जिसे इंसाफ ना मिलेगा। आज इस प्रोग्राम के थ्रू, इस बेटी के थ्रू, आज इस माँ के थ्रू मैं ये सवाल करती हूँ मिनहाजुल कुरान विमेन लीग के प्लेटफॉर्म से कि खुदारा अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। खुदारा डरिए उस वक्त से जब जालिमों को अल्लाह की लाठी पकड़ लेगी। खुदा की इज़्ज़त की कसम खा कर कहती हूँ, हम कट मरेंगे लेकिन अपने शुहदा पर समझौता नहीं करेंगे। हम मिनहाजुल कुरान विमेन लीग, हम हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मदज़िल्लाहुल आली की बेटियां, हम इस उम्मत और इस कौम की बेटियां, हम ये वादा करते हैं आज के दिन कि हम इंसाफ के हुसूल के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और अपनी कायद की तरबियत के साथ पुरअमन कानूनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। आज के दिन हम सलाम अकीदत पेश करते हैं अपने उन शुहदा को जिन्होंने पुरअमन रहते हुए, जिन्होंने पुरअमन रहकर भी अपने कायद का सर फ़ख्र से पूरी दुनिया के सामने बुलंद किया कि सीधी गोलियां खा लेने के बावजूद भी किसी ने मुड़कर जवाब न दिया। और आप हमारे शुहदा की अज़मतों को सलाम ज़रूर पेश करेंगे कि सब ने सीने पे गोली खाई है, किसी ने पीठ नहीं दिखाई, किसी ने कमर नहीं दिखाई और हर किसी ने पुरअमन रहते हुए शहादत को तो गले लगाया है पर अपने मकसद से रूगर्दानी नहीं की, अपने मकसद से पीछे नहीं हटे और यही मकसद जारी रहेगा, इनकिलाब आकर रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।